नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पे। तो दिनांक 4 और 5 दोनों की करंट अफेयर्स हम आज एक ही दिन की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि किसी कारणवश मैं वो नहीं ले पाया कल। ठीक है, तो अगले 15 से 20 मिनट जो भी मैं आपको कंटेंट देता हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, अंत तक बने रहें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये उपयोगी है। विशेष करके आरएएस और एसआई जैसी जो परीक्षाएं हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले, उनका लिए आपके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी उपयोगी होंगे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम जो है उस पर भी जा सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारा आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एक कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वहाँ जा सकते हैं और उस पेपर्स के माध्यम से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं आगामी जो भी भावी परीक्षाएं हैं उनके लिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली करंट अफेयर से। तो जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजस्थान के एक पत्रकार हैं और इन्हें हाल ही में जो है एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन ज्वेलर एवं डायमंड वर्ल्ड पत्रिकाओं के संपादक है आलोक काला। बेसिकली आप जानते हो कि राजस्थान की जब भी हम बात करते हैं तो राजस्थान को जाना जाता है अपने जेम्स एंड ज्वेलरी जो है उसके कार्य के लिए या फिर उसके बिजनेस के लिए। भारत से बड़ी मात्रा में जो है जेम्स एंड ज्वेलरी को निर्यात किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो स्टोन्स हैं उनको पॉलिश करके और उनको बहुत अच्छे तरीके से गहनों में परिवर्तित करके हम यहाँ से सेल आउट करते हैं बाहर के लिए। तो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो एक आयोजित किया गया और इसके दौरान जो है इन्हें जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसके द्वारा सम्मानित किया है। दरअसल इन्होंने रत्न और आभूषण उद्योग जो है उसको लेकर के पत्रकारिता की है। मतलब इससे जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, इनकी जो चुनौतियां हैं या इनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उन सबको जनता तक और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाने में इन्होंने काम किया और इसीलिए इनको यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, NIA हम इसको बोलते हैं। जयपुर में जो जोरावर गेट है वहां पर ये स्थित है और परकोटे में, और इसको आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान जो है हमारे यहाँ पर माना जाता है राजस्थान में। तो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और इसके ये लगातार जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष करके जो आयुष पद्धति है उसमें ये जो है काफी काम कर रहा है। आयुष पद्धति की अगर हम बात करें तो इसी में जो छात्र हैं उनके रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए या उनको अंगों की उपलब्धता कराने के लिए इन्होंने प्लास्टिनेशन जो है तकनीक उसका प्रयोग करके और ऑर्गन्स या अंग जो है तैयार करने का काम किया है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सामान्यतः किसी भी डेड बॉडी से इस तरह के जो अंग निकाले जाते हैं वो कुछ समय के बाद में खराब हो जाते हैं और ऐसे में उनके प्रिजर्वेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लास्टिनेशन तकनीक का प्रयोग करके और इस तरह से नए अंगों को तैयार किया है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अंगों में पानी और वसा होती है जो कि जिसकी वजह से अंग खराब होते हैं उनको हटा करके उनकी जगह प्लास्टिक के तरल पदार्थ भर दिए जाते हैं। ठीक है, ये ना तो रिएक्शन करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसी तरह के केमिकल्स का इसमें प्रयोग नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जो कि जनरली सामान्य ताप पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन किसी भी चीज से नहीं करता है। वो ऑलरेडी एक बहुलक या पॉलीमर के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने से न तो बदबू आएगी और ना ही ये टूटेंगे, तो लंबे समय तक इनको संरक्षित रखा जा सकेगा। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ से इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑर्गन की सफाई करके इसमें सिलिकॉन भरा जाता है और इसी वजह से ये यहाँ पर क्या रहता है, सुरक्षित यहाँ पर रहता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो अपने रैप्टर्स के लिए या फिर जिसको कह सकते हैं जो गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है और इसीलिए यहाँ के गिद्धों के जो जीवन है या जो उनकी जो इकोलॉजी है उसको समझने के लिए हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आइए इस पर बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, जो नेशनल लेवल पर जो है वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करता है और इसके अनुसंधान प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का वन विभाग, इन दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट टीम बनाई है और इसके द्वारा जो रैप्टर इकोलॉजी हमारी है, मतलब हमारे जितने भी शिकारी पक्षी हैं वे जिस माहौल में रहते हैं, बेसिकली हमारा जो थार का डेजर्ट है
इसमें हमारा जो डेजर्ट नेशनल पार्क है और उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ बड़ी मात्रा में हमारे वल्चर्स या गिद्ध जैसे पक्षी, जिनको हम रैप्टर या शिकारी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन पर एक चैप्टर रैप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट इस नाम से इन्होंने शुरू किया है। अब ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए ट्रांसमीटर्स लगाए जा रहे हैं इस तरह के वल्चर्स पे या ईगल्स पे। तो जैसे एक इजिप्शियन वल्चर लिया और एक टॉनी ईगल लिया, इन दोनों पर इन्होंने हाल ही में ट्रांसमीटर लगाया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे शिकारी पक्षी हैं जैसे कि बाज हो गए या मृत पक्षियों को खाने वाले गिद्ध हो गए, इन दोनों के ही पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने लगभग 6 अलग अलग जो हमारी प्रजातियां हैं उनको चुना है और इन पर जीपीएस बेस्ड ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं और टेलीमेट्री अध्ययन इसमें किया जा रहा है। मतलब ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, अलग अलग झुंड में किस तरह से ये रहते हैं, आपस में इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, या किन जगहों पर इनकी ज़्यादा तादाद पाई जाती है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी ताकि इनको संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाए। भारत की अगर बात करें तो टोटल 9 प्रजातियां हमारे यहाँ पर पाई जाती है और इनमें से 8 प्रजातियां जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर जिले में फैला हुआ है और एक विशाल क्षेत्र में है। इसके साथ साथ ये प्रसिद्ध है आपके ऑकलवुड के लिए भी। ठीक है, तो एक तरह से जीवाश्म जो है, इसको ऑकलवुड नेशनल पार्क भी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत से जो जीवाश्म हैं, खास करके आपके जो डायनासोर एजेस हैं उनसे जुड़े हुए जो जीवाश्म हैं हमको यहाँ से बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे ये देखते हैं। इसके अलावा ये जो जिन जातियों को इसमें चुना जा रहा है उसमें रेड हेडेड वल्चर है, व्हाइट रेम्ड वल्चर होता है, इजिप्शियन वल्चर है, इंडियन वल्चर है, टॉनी ईगल है और लग्गर फॉल्कन। ये 6 जातियां हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इकोलॉजी पर जो प्रोजेक्ट है हमारा, रैप्टर इकोलॉजी पर, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हमारे वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ के जो मामे खान हैं उनको हाल ही में संगीत में बेहतरीन योगदान करने के लिए एमा जो है संस्थान के द्वारा स्टार मेंबर बनाया गया था। अभी एक और जो हमारे सदस्य हैं यहीं के कुटले खान, उनको भी जो है अब इस एमा का स्टार मेंबर बनाया है और इस तरह की प्रसिद्धि पाने वाले या इस तरह का मौका पाने वाले ये राजस्थान के दूसरे कलाकार बन गए हैं। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये भी जैसलमेर जिले के हैं, मामे खान भी आपके जैसलमेर के थे और कुटले खान भी कहाँ के हैं, जैसलमेर के हैं। ठीक है, इन्हें भी इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी एमा जो है उसका स्टार मेंबर बनाया गया है। दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो 3 बार आईफा अवार्ड के अंदर ये अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा इनको गीमा मतलब ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है 2015 में। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। कुटले खान है, सेकंड मेंबर हैं, एमा के हैं, वही एमा जिसमें शंकर महादेवन जैसे लोगों को पहले चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार राजस्थान में बहुत सारे जो है पीजेंट अवार्ड्स हो रहे हैं, जो भी खूबसूरती से जुड़े हुए जो अवार्ड्स हैं महिलाओं को दिए जाते हैं, उनका आयोजन हमारे यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो है मिस टीन दीवा करके एक जो है आयोजन किया गया जयपुर में, जो जी स्टूडियो है सीतापुरा में, वहाँ पर। और इसमें विनर्स कौन रहे उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अहमदाबाद की हैं दिव्या वाधवा, उनको मिस टीन दीवा 2025 का खिताब यहाँ पर मिला है। इससे पहले हमने मिस राजस्थान देखा था और मिस ओशन इंडिया करके जो एक और प्रतियोगिता है वो भी हमने देखी थी। ठीक है, तो ट्विंकल पुरोहित के बारे में मैंने आपसे उस मुद्दे में बात की थी। तो जयपुर स्थित जो जी स्टूडियो है उसमें इस ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ और उसमें इन्होंने फाइनली ये पदक जीता। अब ये मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। प्रतियोगिता में 3 और खिताब थे, जिनमें सुद्धि महेश को मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब मिला, रुचि यादव को मिस टीन मल्टीनेशनल 2025 और निरंजना तिवारी को मिस टीन यूनिवर्स 2025 का ताज यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? तो बस एक नाम याद रखना है, दिव्या वाधवा, मिस टीन दीवा 2025। कहाँ आयोजित हुआ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि ट्रेवल प्लस लेजर पत्रिका जो है उसके द्वारा वर्ल्ड की टॉप जो 5 डेस्टिनेशंस हैं उनमें हमारे जयपुर शहर को भी सम्मिलित किया गया था। और अब कुछ ही दिनों बाद में अभी हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में जो कि मेक माई ट्रिप जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है।
अगस्त महीने में, क्योंकि अगस्त का महीना घूमने के हिसाब से सबसे बेहतर माना जाता है, मानसून का समय है और काफ़ी हरियाली और बाकी चीज़ें होती है, तो इसके आधार पर देश के जो बेस्ट 28 शहरों की सूची जारी की है, उसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो उदयपुर सहित राजस्थान के 4 शहरों को इन 28 शहरों की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से उदयपुर 7वें स्थान पर है, जोधपुर 8वें पे, माउंट आबू 26वें और जयपुर 27वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 5 जो है उनमें दक्षिण भारत की ज्यादातर शहर है, जैसे कि पौंडीचेरी, फ्रांस और इसकी जो आपको संस्कृति अगर देखनी है, दूसरे पर गोवा है, ठीक है, पुर्तगालियों के लिए, और तीसरे पर तमिलनाडु का महाबलीपुरम, हम सब जानते हैं रथ मंदिर यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके अलावा महाराष्ट्र के 5 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उनको मौका यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो देश के जो बेस्ट शहर हैं उनमें उदयपुर को साथ। अब आपको क्या करना है, सेग्रीगेशन रखना है, मतलब जैसे हमने मान लो पहले एक खबर पढ़ ली, तो वो किससे जुड़ी हुई है, किस पत्रिका ने की है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी हमने खबर पढ़ी, तो कंफ्यूजन यहाँ पर धीरे धीरे क्रिएट होगा। जब आप 5-6 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो कम से कम 4-5 अवार्ड तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऐसे में फिर जो कंफ्यूजन है उससे बचने के लिए बार बार आपको इनका रिपीटेशन करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट जो है ये भी आईटीएफ के द्वारा हाल ही में जो राजस्थान को एक अवार्ड दिया गया है पर्यटन विभाग को, उससे संबंधित है। तो चलिए उस पर भी हम देख लेते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेवल शो है, जो कि गांधीनगर अहमदाबाद में हाल ही में आयोजित हुआ, वहाँ की गांधी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, उसमें नाम क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल। क्या नाम है? TTF, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल। इसमें राजस्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है पर्यटन के क्षेत्र में। और किस कैटेगरी में दिया है? डिजाइन एवं सजावट। इंग्लिश में देखें तो डिजाइन एंड डेकोर। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो प्रश्न होगा वो वहां पर ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेगा, डिजाइन एवं डेकोर। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि सजावट नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा अगर लिखा हुआ मिल जाए तो भी हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैटेगरी बहुत सारी होती है। हिल डेस्टिनेशन हो सकता है, वेडिंग डेस्टिनेशन हो सकता है, ठीक है, कल्चरल डेस्टिनेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है? डिजाइन एंड डेकोर। तो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? अपना मंडप लगाते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह की किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक पेवेलियन लगता है। क्या लगता है? पेवेलियन। पेवेलियन मतलब एक आपका खुद का रिप्रेजेंट करने वाला एक हिस्सा होता है उस पूरे के पूरे एरिया में, और उसको आप जैसा सजाते हैं उस पे आधार पे आपको ये अवार्ड मिलता है। तो डिजाइन एंड डेकोर हमको इसी कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत भी है, पर्यटन में हम लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी जो है राजस्थान टूरिज्म की जो वेबसाइट है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सी नई नई चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो इस बार क्या था कि जो राज्य का पेवेलियन लगा था उसमें 42 निजी क्षेत्र के जो ट्रेवल ट्रेड प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी भाग लिया। तो उन्होंने भी अपना अपना जो है, जो भी उनका बेस्ट था वो वहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो उसी वजह से हमको यहाँ पर TTF में डिज़ाइन एंड सजावट श्रेणी में पुरस्कार मिला है। देखो ये बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको हमें बहुत ढंग से पढ़ना भी है और इनको हमें लंबे टाइम के लिए याद भी रख के रखना है, ठीक है। तो उसके लिए PDF आपको मिल जाएगी, जिसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पूरे के पूरे राज्य में आपको पता हो तो जितने भी आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, खास करके 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत आंगनबाड़ी उनको शिक्षा और पोषाहार दोनों देने की कोशिश करती है। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना वर्तमान में चलाई जा रही है, और जिसमें लगभग 15 ग्राम के करीब दूध जो है बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दिया जाता है। तो ये इस एक्चुअल में मिल्क पाउडर होता है, उसको जो है दूध के रूप में कन्वर्ट करके फिर वहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। ये जो है इसके अंतर्गत कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अति कुपोषित की श्रेणी में, और ऐसे अति कुपोषित बच्चों को सरकार अब दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट देगी। पहले भी थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि आंगनबाड़ी के अंदर आपके जो चॉकलेट्स हैं, मिलेट बेस्ड जो चॉकलेट्स हैं या चॉकलेट बार जो हैं, इस पे आधारित मिलेट मतलब हमारे जो श्री अन्न होता है या मोटा अनाज होता है, जैसे कि रागी, कोदो, कुटकी, सोवो, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती है, इन सभी से बनने वाली जो चीज़ें होती है उनको हम मिलेट के रूप में देखते हैं। और ये ज़्यादा पौष्टिक होते हैं क्योंकि इनमें आयरन, कैल्शियम और इस तरह की जो शरीर को पोषण देने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वो भी शुरू हुआ था। अब यहाँ पर दूध के अंतर्गत जो है बालाहार प्रीमिक्स पैकेट यहाँ पर इसमें दिए जाने की बात कही गई है। तो जो ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं उनको
15 ग्राम जो दूध नॉर्मल बच्चों को मिलता है उनकी जगह इन्हें 25 ग्राम दूध यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान, तो अति कुपोषित बच्चों जो श्रेणी में आते हैं तो जो भी उनके स्टैंडर्ड या मानक है उनके आधार पर इनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह से एक मुख्यमंत्री संघ रक्षा बंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से जो हमारी आंगनबाड़ी की सहायिकाएं हैं और आशा कार्यकर्ताएं हैं उनको 501 रुपए हर एक जो है कार्यकर्ता को दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें छाता और मिठाई भी दिया जाएगा क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है और जो है इस मौसम में मिठाई की जरूरत पड़ती है, रक्षाबंधन है। ठीक है, तो ये भी इसमें दिया जाएगा। पोषण शपथ भी इसमें यहाँ पर दिलवाई जाएगी। क्लियर है? तो जैसा मैंने बताया अभी वर्तमान में अमृत आहार योजना चल रही है जिसके अंतर्गत दूध दिया जाता है। अति कुपोषित बच्चों के लिए ये दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली विधानसभा की है और दिल्ली विधानसभा अब पहली सोलर बेस्ड नेवा एप्लीकेशन आधारित पेपरलेस जो है विधानसभा बन गई है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट को कल शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है दिल्ली विधानसभा में ई विधान और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। देखो आपको क्या लगता है ये केंद्रीय मंत्री वाला जो है ना, इट कैन बी एन क्वेश्चन इन द एग्जाम, किसने उद्घाटन किया? अभी हाल ही में एक परीक्षा में मैंने देखा था कि इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में कोई स्कीम थी या योजना थी जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, वो सेंटेंस बेस्ड दिया हुआ था। शायद ये आरएस प्रीलिम्स के पेपर में ही था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आजकल कि उद्घाटन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर भी फोकस करना है हमको कि उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी हम ध्यान रखें। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो ई विधान पेपरलेस, तो जो नेवा करके जो है हमने देखा था वो, और दूसरा आपके 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट भी इसमें लगाया गया है। तो नेवा एप्लीकेशन क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये पहले और भी जगह पर शुरू कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में पहली बार इसके लिए भी हाल ही में एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया था और अब इसको यहाँ पर लागू भी किया गया है। ये दरअसल डिजिटल इंडिया 2.0 मिशन के तहत जो एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन अर्थात वन नेशन वन एप्लीकेशन जो स्कीम है उसके तहत इसको लागू किया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली इकलौती विधानसभा बन गई है। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट्स थोड़े से याद रखने हैं, पूछ लिया जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने याद नहीं किया तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5G की तरफ लगभग पूरा देश बढ़ चुका है और अब इसी क्रम में जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनमें 5G से रिलेटेड जो भी नवाचार हैं वो करने के लिए विशेष करके BSNL आगे आया है और BSNL ने अभी हाल ही में NRL रिफाइनरी जो है उसके साथ में एक समझौते को जो है किया है, जिसके अंतर्गत CNPN अर्थात कैप्टिव जो प्राइवेट नेटवर्क है वो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। ये क्या होता है इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी संचार कंपनी है। ठीक है, और किसी समय ये नंबर 1 संचार कंपनी थी जब पूरे संचार क्षेत्र पर एकाधिकार था BSNL का, लेकिन जब इसे ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए तो धीरे धीरे BSNL नीचे चला जाता रहा। हालांकि फिर भी आज भी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें BSNL को ही उपयोग किया जाता है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, कहाँ पर है? आपके असम में। आसाम में जो है ये नुमालीगढ़ नामक एक रिफाइनरी है हमारी। रिफाइनरी क्या होती है? बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल को प्रभाजी आसवन के माध्यम से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में चेंज करने का काम रिफाइनरी में होता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल बिल्कुल कच्चा तेल होता है जो कि सीधा कुएं से निकाल करके लाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत इसमें भारत के पहले 5G CNPN की स्थापना की जाएगी। CNPN मतलब कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। एक्चुअली ये तेज स्पीड की 5G सर्विसेज प्रोवाइड इसमें कराई जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली केवल और केवल उस संस्थान विशेष के लिए ही यूजेबल होता है, अर्थात इसका लाभ बाकी लोगों को नहीं होता। तो ये एक तरह का नॉन पब्लिक नेटवर्क है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क एक तरह का हो गया जो उस इंस्टीट्यूट विशेष के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। सुरक्षित होगा, अति विश्वसनीय होगा और रियल टाइम औद्योगिक कनेक्टिविटी के अंतर्गत काम करेगा। अब आप जानते हो कि लगातार हम जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको भी अपनी इंडस्ट्रीज में डाल रहे हैं। मतलब रिफाइनरी में क्या काम होता है? रिफाइनरीज में पूरा का पूरा जो है जो प्रोसेस है वो एक सिस्टम के थ्रू चलती है। मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल से लेकर के एक्टिविटी कंट्रोल के बहुत से काम होते हैं और इनमें आने वाले समय में अगर हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अगर यूज़ करना चाहते हैं
ऑटोमेशन करना चाहते हैं अगर इनमें, तो उसके लिए हमको चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट डेटा, और वो तभी मिल पाएगा जब 5G जैसी चीज़ें हमारे पास हो। तो गुवाहाटी में अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन एक इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप हुई थी। इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली उद्योग का चौथा स्तर है, मतलब एक चौथी क्रांति के रूप में या औद्योगिक क्रांति के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो अलग अलग समय पर हमारे जो है अलग अलग औद्योगिक क्रांतियाँ हुई। जैसे पहली औद्योगिक क्रांति आप देखते हो 18वीं सदी में हमारे शुरू होती है। फिर उसके बाद में हमने दूसरी औद्योगिक क्रांति देखी जब आपके कंप्यूटर्स का आना शुरू होता है। फिर तीसरे में आप पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम्स का सारे के सारे क्षेत्रों में प्रयोग हम देखते हैं। और अब चौथे में हम देख रहे हैं ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अब मशीन्स फिजिकल वर्ल्ड से, मतलब साइबर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड और जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब आप देखो कि साइबर वर्ल्ड के बीच में और फिजिकल वर्ल्ड के बीच में तो काफ़ी पहले से ही जो है इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। आईओटी या फिर जो हमारे रोबोटिक्स का उपयोग जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज में हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मतलब मनुष्यों के साथ में या हमारे साथ में भी इनका इंटरेक्शन हो, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आपने कृत्रिम अंग लगा दिया जो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और मनुष्य के ब्रेन से भी कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का साइबर, बायोलॉजिकल और फिजिकल, इन तीनों चीज़ों का कनेक्टिविटी यहाँ पर हो गया। मतलब इंटरनेट यानी साइबर, फिजिकल मतलब वो जो आपने अंग लगाया है वो, और बायोलॉजिकल मतलब उस मनुष्य के द्वारा सीधा उससे संचार किया जाना। तो ये वाली तकनीकें अब आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगी। कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क मतलब समर्पित और विशेष रूप से डिजाइन किए हुए नेटवर्क होते हैं जो केवल निजी तौर पर स्वामित्व के तहत संचालित होते हैं। 5G निजी कैप्टिव नेटवर्क में आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 तकनीकें, मतलब उद्योग जगत की जो 4.0 टेक्निक्स हैं उनमें जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ये सुरक्षित होता है और सार्वजनिक इंटरफेस के संपर्क को सीमित करता है। मतलब मान लीजिए कल को रिफाइनरी कोई अटैक करना चाहे, तो अगर मान लो ओपन नेटवर्क है 5G का, तो उससे आपके डेटा तक एक्सेस हो सकती है। लेकिन अगर ये कैप्टिव नेटवर्क है, मतलब वो बेस्ड है, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर का जो नेटवर्क आप देखोगे, तो बैंकों का जो नेटवर्क होता है वो अपना अलग नेटवर्क है, जिस पर अगर आपको लॉगिन भी करना है तो आपको एक अलग लेवल पर जाना पड़ता है। लेकिन बैंक जो अपने स्तर पर जो काम करते हैं वो उनके इंडिविजुअल नेटवर्क पर होता है, तो वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स और बाकी टेक्निक्स का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना लगातार एक के बाद एक नए से नए चीज़ें लाई जा रही है। आपने देखा होगा पिछली कुछ क्लासेस मैंने 10 से 12 खबरें आपको नौसेना की पढ़ा दी होगी। अब एक और नया प्रोजेक्ट 18 आ रहा है नौसेना के द्वारा, और ये प्रोजेक्ट 18 नए डेस्ट्रॉयर और बहुत बड़े स्तर पर संचालित होने वाले जहाजों के निर्माण के लिए आ रहा है। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो अगर देखें तो भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के विध्वंसक युद्धपोत के लिए प्रोजेक्ट 18 पर काम करना शुरू किया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं 17 और 17A, तो 17 के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये शिवालिक श्रेणी के जितने भी जहाज हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और प्रोजेक्ट 17A के लिए मैंने आपको बताया था कि ये नीलगिरी क्लास के डेस्ट्रॉयर्स जो हैं उनसे संबंधित है। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 18 एक और नया आ गया है। प्रोजेक्ट 18 की अगर हम बात करें तो ये विशाखापत्तनम क्लास के जो डेस्ट्रॉयर्स हैं उनका स्थान लेने वाले हैं आने वाले समय में। इनका आकार लगभग बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, 13,000 टन की डिस्प्लेसमेंट इनकी क्षमता होगी, और इसी वजह से इनको हम क्रूजर श्रेणी में रख पाएंगे। क्रूजर श्रेणी क्या होती है? ऐसे जहाज जो 10,000 टन तक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली जितना बड़ा आकार किसी जहाज का होता है वो जब पानी में उतरता है तो वो एक बड़ी मात्रा में जल को विस्थापित करता है, उसी की वजह से उतना ही फोर्स उस पर लगता है और इस वजह से वो तैरने में सक्षम होता है। तो जल का विस्थापन करने की जो तकनीक है, तो जितना जल उसने विस्थापित किया वो उसी पर निर्भर करेगा, उसके आकार और उसके वजन पर, और उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि 10,000 टन तक जो विस्थापन करता है उनको हम क्रूजर श्रेणी में रखते हैं। तो ये 13,000 टन है तो ये क्रूजर श्रेणी में आएंगे। नौसेना 2035 तक अपने फ्लीट में इस तरह के युद्धपोत शामिल करने का काम कर रही है। P-18 को डीआरडीओ द्वारा विकसित जो एसा रडार है, एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये रडार है, रडार का नेम है, इसके द्वारा जो है ज्वाइन किया जाएगा। इसमें ये पैनल लगेंगे। ये मल्टी सेंसर मास्ट, एस बैंड रडार और वॉल्यूम सर्च रडार की मदद से
500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर जो कोई इनकमिंग थ्रेट है उसको न केवल ट्रैक कर लेगा बल्कि खुद स्टील्थ मोड में रहेगा, मतलब खुद छद्म रूप से छिपा हुआ रहेगा, खुद के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और सामने वाले दुश्मन को ढूंढ भी लेगा। इसमें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ दोनों इसको मिलकर के बनाएंगे। इसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, तो मतलब हेलीकॉप्टर्स का संचालन करके अगर किसी तरह का टोही गतिविधियों को देखना है, मतलब रिकॉन्सेंस के जो गतिविधियां हैं उनको अगर करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च कर पाएगा, माइंस को हटा पाएगा और पनडुब्बी रोधी जो भी अभियान है उनको भी अंजाम देने में सक्षम होगा। तो ये हो गया प्रोजेक्ट 18 के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चीन के द्वारा हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि वो पूरे के पूरे जो समुद्र है खासकर जो उसके आसपास के क्षेत्र में उस पर अपना प्रभुत्व दिखाए, और भारत भी जो है उसको बैलेंस करने के लिए लगातार उसके क्षेत्रों में युद्धाभ्यास करता है। तो भारत और फिलीपींस इन दोनों के बीच में एक और जो है दक्षिण चीन सागर में समुद्री अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी। तो अगर आपको कोई पूछे कि भारत और चीन के बीच जो पहला, भारत और फिलीपींस के बीच जो पहला युद्धाभ्यास है तो उसका नाम क्या बताओगे? मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी। ठीक है, भारत के 3 पोत आईएनएस दिल्ली, आईएनएस किल्तन और आईएनएस शक्ति मनीला, ये तीनों इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी समय फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस भारत की यात्रा पर आ गए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और फिलीपींस के बीच में जो हमारे संबंध है उनको 75वीं वर्षगांठ हमारी वर्तमान में हम मना रहे हैं। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था मालदीव के बारे में भी कि मालदीव और भारत के बीच के जो संबंध है उनको भी लगभग 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था जब उस पर डाक टिकट भी एक जारी किया गया था प्रधानमंत्री की, जब मालदीव यात्रा भी रही है उस दौरान हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उनके लिए तो आप हमारी पीडीएफ देख सकते हो जो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, पूरे मंथ की पीडीएफ भी हमने वहाँ पर आपको अवेलेबल कराई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेलों की बात करें तो मुरली श्रीशंकर काफ़ी चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं, लंबी कूद के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो 7.94 मीटर की छलांग इन्होंने हाल में लगाई, कहाँ पर? कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसोनोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये विजेता रहे। दरअसल इनको घुटने की चोट लगी थी, उसके बाद में तीसरी प्रतियोगिता में इन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा खिताबी जो है रिकॉर्ड यहाँ बनाया है। जुलाई में इन्होंने इंडियन ओपन में 8.05 की छलांग लगाई। पुर्तगाल में मीटिंग मैया सिडेट टू डेस्पोर्टो में इन्होंने 7.75 मीटर की छलांग यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि किस किस में ये जीते हैं, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है एक एक चीज़ों का, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए आज की अंतिम खबर पे बात करते हैं। 31,000 फीट की गहराई पर समुद्री जीवों की खोज। तो दोस्तों अंतरिक्ष की गहराइयों में और समुद्र की जो स्पेस है उसकी गहराइयों में, दोनों में ही मनुष्य की हमेशा से जो है इंटरेस्ट रहा है, रुचि रही है उनको जानने की, खोजने की, और मनुष्य प्रयास करता है गहराइयों में बहुत अंदर तक जाने की। और उसी क्रम में चीन के वैज्ञानिकों ने फैंडोजो नामक की जो पनडुब्बी है उसके माध्यम से जापान और अलास्का के बीच प्रशांत महासागर, अलास्का और जापान कहाँ है? बेसिकली अमेरिका का जो ऊपरी क्षेत्र है उसको हम अलास्का कहते हैं और इधर आपका जापान, तो इसके बीच का जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने गहराई में जाकर के और क्या किया है, ऐसे जीवों की खोज की है जो पृथ्वी पर मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। दरअसल देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारी जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनके जब से पहला चरण है उस पर होते हैं उत्पादक, और ज़्यादातर उत्पादक फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं हमारे समुद्र की गहराई की, तो समुद्री गहराई में अगर आप देखें तो तापमान कुछ इस तरह से गिरता है, मतलब शुरुआत के कुछ मीटर के बाद में ही आपका तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इसको थर्मोलाइन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रवृत्ति है इसकी वजह से जब नीचे जाएंगे आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो समुद्र का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। फिल्मों की बात अलग है क्योंकि वहाँ पर ये दिखा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप जब डीप सी में जाते हैं तो वहाँ पर किसी तरह का प्रकाश नहीं होता। ऐसे में वहाँ पर जीवित रहने के लिए जीव क्या करें, तो उसका उपाय निकलता है फिर ज्वालामुखी से। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो समुद्र हैं उनकी गहराइयों में मिड ओशनिक रिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिड ओशनिक रिज। इसका मतलब है कि हमारे समुद्र की गहराइयों में जो चट्टानें हैं वो आपस में दूर होती हुई जाती हैं और इस वजह से जो समुद्र की धरातल से ज्वालामुखी जो है
वो निकलता है, और निकल करके जब वो ज्वालामुखी निकलता है तो चूंकि हम जानते हैं ज्वालामुखी के साथ सल्फर गैस भी निकलती है। ऐसे बहुत से छिद्र हैं जिनसे स्थेनोस्फीयर से ज्वालामुखी और उसके साथ गैसें निकलती है, और इसी पर बेस्ड होते हैं हमारे ये जीव। तो इसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे गहरे समुद्र में जो जीव हैं वो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जो यौगिक है उनको जैविक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, तो सल्फर बेस्ड जो आपके यौगिक है या फिर मीथेन गैस जो है उनका प्रयोग करके और ये क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इन जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पर अन्य जीव निर्भर होते हैं और एक नई प्रकार की खाद्य श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो केमोसिंथेसिस शब्द अगर आपको कहीं पर साइंस में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर या उसके ऑर्गन बेस्ड जो या मीथेन बेस्ड जो भी भोजन पदार्थ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब जहाँ फोटोन का प्रयोग होता है, मतलब प्रकाश का प्रयोग होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। हमने आपकी जो सलाह है उसको मानते हुए, कई बच्चों का कहना था कि सर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और बाकी चीज़ों का, तो उनको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और समय के साथ चीज़ें आपको और अच्छी मिलेगी। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर के। तो इसी तरह से हम आपको क्लासेस देते रहेंगे, आप बस रेगुलर देखते रहें। ये थोड़ी थोड़ी आपकी जो मेहनत है ये एक दिन आपको अपने मुकाम पर पहुंचाएगी। तो बने रहें इसी तरह, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना हमारे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, घटने वाला नहीं है। धन्यवाद।